मेटल कार्बोनिल्स, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज। धातु कार्बोनिल्स, इनका वर्गीकरण, उनके बनाने की विधियां और उनके विशेष गुण, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उसमें धातु और कार्बोनिल समूह के कार्बन के मध्य में मेटल कार्बन बंध होता है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड धातुओं के साथ इनकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः 0 या ±1 में धातु कार्बन बंध के साथ जुड़ी होती है, उन्हें हम मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं। इन मेटल कार्बोनिल्स में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह एक प्रबल लिगेंड की भांति कार्य करता है और बहुत सारे संक्रमण धातुओं के साथ मेटल कार्बोनिल्स बनाता है और यह प्रभावी परमाणुविक संख्या EAN के नियम का अनुपालन करता है। इस EAN नियम के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो बहुत सारे मेटल कार्बोनिल्स जो है संक्रमण धातुओं के साथ के बनते हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। जब एक मेटल आयन हो मेटल कार्बोनिल्स में तो हम उसे एक नाभिकीय मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं, जिनमें केवल एक ही धातु परमाणु उपस्थित होगा, जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल और हेक्साकार्बोनिल, क्रोमियम और वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल। तो इस तरीके से ये इनमें एक एक मेटल संक्रमण धातु ही मेटल कार्बन के साथ मेटल कार्बोनिल बंध का निर्माण करता है। जैसे NiCO4 में sp2 संकरण और ये चतुष्फल के ज्यामिति को प्रदर्शित करता है। FeCO5 में DsP3 संकरण पाया जाता है मेटल केंद्रीय धातु परमाणु में और यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना को प्रदर्शित करता है। CrCO6 में हेक्साकार्बोनिल कंपाउंड जो है क्रोमियम का, इसमें D2sp3 प्रकार का संकरण होता है और यह अष्टफलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से वेनेडियम का हेक्साकार्बोनिल जो है वह उसमें भी D2sp3 प्रकार का संकरण होता है और वह अष्टफलकीय ज्यामिति को प्रदर्शित करता है। अब है द्विनाभिकीय मेटल कार्बोनिल्स, जिनमें दो धातु परमाणु उपस्थित होते हैं। वह समान भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। यदि समान है तो उनमें Mn2CO का होल 10 यानी डेका कार्बोनिल्स है और रूथेनियम का Ru2CO9 Fe2 जो है उसका CO9। तो यह ब्रिज प्रकार के सेतु बंध के आधार पर जुड़े हुए होते हैं, यानी एक मेटल जो है वह ब्रिज के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी तरीके से त्रिनाभिकीय यानी तीन नाभिक यानी तीन मेटल आयंस जिसमें उपस्थित हो, तीन मेटल परमाणु उपस्थित हो, ऐसे मेटल कार्बोनिल्स, जिसमें ऑस्मियम का OH3 CO12 Fe3 का CO12। अब है बहुनाभिकीय मेटल कार्बोनिल्स। बहुनाभिकीय में 4 या उससे अधिक जो है धातु परमाणु कार्बोनिल समूह के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यह कोबाल्ट का है CO4 CO12, 2 डेका कार्बोनिल्स इनको कहा जाएगा। इसी तरीके से रूथेनियम
का RHCO6, रोडियम का RHCO6 RH6CO18। तो यह रोडियम का कार्बोनिल है जो पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स है। अब इनको बनाने की विधि। सामान्यतः यह धातु और कार्बोनिल के सीधे संयोग से भी बन जाते हैं। कुछ कार्बोनिल्स जो सीधे संयोग से बनते हैं उनमें निकेल आयरन है जो सामान्य ताप व दाब पर आसानी से बन जाते हैं। तो निकेल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में सामान्य ताप व दाब पर टेट्रा कार्बोनिल निकेल का निर्माण करता है। इसी तरीके से Fe5CO जो है 5 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर FeCO5 आयरन पेंटाकार्बोनिल का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से टंगस्टन, मोलिब्डेनम आदि के कार्बोनिल्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे धातु न लेकर उनके सल्फाइड काम में लिए जाते हैं। यानी मेटल सल्फाइड जो है वह कार्बोनिल के साथ अभिकृत होकर मेटल कार्बोनिल बनाता है। अगली विधि है जॉब मेथड। जॉब विधि में निर्जलीय धात्विक क्लोराइड की उपस्थिति में गिरनार अभिकर्मक व CO कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है मेटल कार्बोनिल्स का निर्माण होता है, जैसे RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, X जो है हैलाइड हो सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और R जो है कोई एल्काइल ग्रुप, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल आदि हो सकते हैं, ब्यूटाइल आदि हो सकते हैं। तो कोई भी गिरनार अभिकर्मक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और उनके हैलाइड्स जो है संक्रमण धातु के, उनसे अभिकृत होकर विभिन्न प्रकार के मेटल कार्बोनिल्स का निर्माण करता है, जैसे RNgX+6 कार्बन मोनोऑक्साइड, CO प्लस CrCl3 क्रोमियम का क्लोराइड। तो यह CrCO6 का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से RMgX+6 CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मोलिब्डेनम क्लोराइड। तो मोलिब्डेनम ट्राइक्लोराइड जो है वह मोलिब्डेनम हेक्साकार्बोनिल का निर्माण करता है। इसी तरीके से टंगस्टन WCl6 कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वह क्रिया करके टंगस्टन का हेक्साकार्बोनिल बनाते हैं। अब तीसरी विधि है धात्विक यौगिकों से परोक्ष संश्लेषण द्वारा। तो यहाँ पर किसी अपचायक की उपस्थिति में धात्विक यौगिक का विलयन या उसके निलंबन से में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उनके कार्बोनिल्स का निर्माण होता है। तो निकेल सल्फाइड है वह कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर धातु जो है अपचायक का काम करेगा यहाँ पर, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मिलाने पर क्षार के विलयन यदि हो तो यह टेट्राकार्बोनिल, निकेल टेट्राकार्बोनिल और Cu2S सल्फाइड का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से कोबाल्ट कार्बोनेट का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर यहाँ यह अपचयन हो जाता है और यह CO8 यानी कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल का निर्माण करते हैं और CO2 और H2O गैस इसमें से निकल जाते हैं। CO2 गैस निकल जाएगी और H2O वाष्प के रूप में निकल जाएगा। इसी तरीके से क्रोमियम क्लोराइड जो है उसका कार्बन ऑक्साइड की उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यह विक्रिया कराएं तो यह हेक्साकार्बोनिल
क्रोमियम का प्राप्त होता है। इसी तरीके से रूथेनियम आयोडाइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की सामान्य ताप पर अभिक्रिया कराएं तो रूथेनियम और आयोडाइड का दोनों का कार्बोनिल और हैलाइड प्राप्त होते हैं। लेकिन अब यह भी उच्च दाब पर सिल्वर धातु की उपस्थिति में प्रवाहित करें तो यह आयोडाइड रूथेनियम का जो कार्बोनिल और आयोडाइड का कॉम्प्लेक्स बना है, यह रूथेनियम पेंटाकार्बोनिल में का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो है OSO4 कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके, जिसमें कि तापमान जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पर हो, तो यह इसका यूरेनियम का हेक्साकार्बोनिल का ये निर्माण करते हैं, Re2CO4 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मेटल कार्बोनिल्स जो है वह बनाए जाते हैं। और यहाँ पर इसका सामान्य गुण यह है, कुछ सामान्य गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सामान्य गुणों में निकेल, आयरन और रूथेनियम और ऑस्मियम के कार्बोनिल जो है वो द्रव होते हैं, जबकि शेष धात्विक कार्बोनिल जो है वह ठोस होते हैं। और दूसरा, यह कार्बोनिल्स जो होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स, यह सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसका मतलब ये जल में विलय रहेंगे और जो अध्रुवीय विलायक हैं जैसे CCl4 आदि में यह विलयशील होंगे। केंद्रीय धातु पर कार्बोनिल जो है वह गर्म करने पर धातु और कार्बोनिल समूह में अपघटित हो जाते हैं। जैसे आयरन का जो पेंटाकार्बोनिल है वह गर्म करेंगे तो आयरन धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि आयरन का कार्बोनिल लें और उसको गर्म करें तो यह विभिन्न प्रकार के और कार्बोनिल FeCO3 और Fe3CO4 का निर्माण करता है। CO इसमें से, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से एक निकल जाता है। इसी तरीके से एक केंद्र से बहुकेंद्रीय कार्बोनिल भी जो है फोटोसिंथेसिस के में बनाए, फोटो केमिकल रिएक्शन द्वारा या फोटोन या सूर्य सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर फोटोलिसिस हो जाता है। और ये विभिन्न प्रकार के कार्बोनिल, एक केंद्रीय कार्बोनिल से बहुकेंद्रीय कार्बोनिल विभिन्न प्रकार के इसमें बनाए जा सकते हैं। जैसे आयरन का पेंटाकार्बोनिल को है, यदि उसको फोटोलिसिस का कराया जाएगा तो वह Fe2CO9 मेटल कार्बोनिल आयरन कार्बोनिल में प्रकार के कार्बोनिल में बदल जाता है, जो कि द्विनाभिकीय प्रकार का कार्बोनिल है। इसी तरीके से अन्य धातु लवणों के साथ भी क्रिया करके अन्य धातुओं के कार्बोनिल जो है धातु विनिमय के द्वारा यानी बनाए जा सकते हैं, जिसमें धातुओं का एक्सचेंज हो। जैसे क्रोमियम का हेक्साक्लोराइड जो है वो FeCO5 के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर CrCO6 का बना लिया, यानी क्रोमियम के क्लोराइड से क्रोमियम का कार्बोनिल जो है वह बन गया है। और Fe जो कार्बोनिल के रूप में था, आयरन कार्बोनिल, वह आयरन क्लोराइड के रूप में हो गया है, फेरस क्लोराइड के रूप में हो गया है।
तो FeCl2 का निर्माण हो रहा 9 जो है 9 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के इसमें निकल रहे हैं। इसी तरीके से धातु कार्बोनिल से लिगेंड CO का जो है वह हेलोजन के साथ प्रतिस्थापन कराने पर, जैसे FeCO5 है वह I2 आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर FeCO4 I2 का निर्माण हो जाता है, और यदि यही अभिक्रिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं तो FeCO2 I2 का निर्माण होगा। इसी तरीके से Mn2CO10 ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो ट्वाइस MnCO5 Br का निर्माण होगा। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है कार्बोनिल समूह का हेलोजेंस के साथ। इसी तरीके से मोलिब्डेनम का हेक्सा कार्बोनिल को क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराएं तो यह है MO मोलिब्डेनम का टेट्रा कार्बोनिल डाइक्लोरो कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स जो है उसका निर्माण होता है और 4 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के निकल जाते हैं। इसी तरीके से अन्य दाता समूह जैसे पिरिडिन है, ट्राई एल्किल फास्फीन PR3 है के साथ भी अभिक्रिया कराकर कार्बोनिल में से मेटल कार्बोनिल से कार्बोनिल जो है उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे MECO6 में से 3 पिरिडिन के 3 अणु जो है वह कार्बोनिल समूह को प्रतिस्थापित कर देते हैं 3 अणु, और MO मोलिब्डेनम का CO3 और PY3 कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है और 3 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु बाहर निकल जाते हैं। इसी तरीके से FeCO5 का जो है ट्राईएल्किल फास्फीन से अभिकृत कराएं तो यह 3 FeCO3 और 2 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के निकल जाएंगे। इसके स्थान पर PR3 का ट्वाइस यानी 2 अणु इसमें जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से NiCO4 में से ट्वाइस पिरिडिन से अभिक्रिया कराने पर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु निकल जाएंगे। इसके स्थान पर 2 पिरिडिन के अणु जुड़ जाएंगे। तो एक प्रकार से एक्सचेंज आदान प्रदान वाली अभिक्रिया है जिसमें लिगेंड जो है उनका उसमें से प्रतिस्थापित हो रहा है। इसी तरीके से यदि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराई जाए किसी, तो यह यौगिक कार्बोनिल हाइड्राइड भी बना लेते हैं, यानी हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। तो क्षारीय माध्यम में OH- होगा और FeCO5 क्षारीय थ्राइस OH- यानी किसी भी क्षारीय NOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराए या KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया तो ये FeCO4- ये आयन का निर्माण हो जाता है हाइड्राइड आयन, और कार्बोनेट अणु इसमें से निकल जाते हैं कार्बोनेट की फॉर्म में, और H2O जल का अणु निकल जाएंगे। इसी तरीके से क्षारीय धातु की अमलगम सोडियम मरकरी अमलगम NaHg की उपस्थिति में, तो यहाँ भी ये सोडियम धातु जो है उसका जो कार्बोनिल समूह है वह एक अन्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। CO कोबाल्ट का CO2 CO8 जो है वह NaCO कोबाल्ट का टेट्रा कार्बोनिल लवण का निर्माण कर रहे हैं जो कि ऋणात्मक आवेशित होगा और सोडियम धनात्मक आवेशित होगा। इसी तरीके से Mn2CO10 का अमलगम की उपस्थिति में
अभिक्रिया कराएं, क्षारीय धातु है इसमें सोडियम, तो यह है सोडियम पोटेशियम काम में ले सकते हैं, तो यह सोडियम का लवण बना लेते हैं और MnCO5 कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से CrCO5 मेटल कार्बोनेट जो है अमलगम की उपस्थिति में इसका सोडियम लवण बनेगा, तो ये Na2CrCO10 और 2 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के इसमें से निकल जाएं। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की ये अभिक्रियाएं उनके गुणों को परिलक्षित करती हैं और बहुत सारे गुणों की व्याख्या इन अभिक्रियाओं के माध्यम से की जा सकती है।